आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग करने जा रहे हैं व्याकरण निधि, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पहले पाठ का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास कार्य आज हम लोग करेंगे इसका। और ये पाठ भाषा, लिपि व व्याकरण ये पहले पढ़ाया जा चुका है और इसमें भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, लिपि क्या है और संस्कृत की लिपि का नाम क्या है, व्याकरण की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। भाषा जो है वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं पहला पाठ जिसका नाम है भाषा, लिपि व व्याकरण, और ये है पेज नंबर 5 पर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पुनरावृत्ति करने के बाद हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो भाषा जिसे सुनकर अथवा पढ़कर दूसरे के विचारों को लोग समझते हैं, और दूसरे शब्दों में भाषा पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे के, पारस्परिक मतलब एक दूसरे के। तो इस तरह से भाषा के द्वारा जो है हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। लिपि, मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है और मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है, इसीलिए प्रायः सब भाषाओं की लिपि अलग है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, तो इन संस्कृत भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। और इसी तरह से व्याकरण के बारे में बताया गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। और इसके 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से वर्ण विचार के अंतर्गत इस भाग में वर्णों के स्वरूप यानी कि स्वर, व्यंजन और उसके भेद और उच्चारण स्थान, जितने भी स्वर व्यंजन हैं वो मुख से, नासिका से अलग अलग स्थान से बोले जाते हैं, तो उनके उच्चारण का स्थान क्या है ये इसमें बताया जाता है। तो उच्चारण स्थान आदि का वर्णन किया जाता है। शब्द विचार जो व्याकरण का एक भाग है, शब्द विचार, तो इसमें शब्दों के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन और कारक आदि का वर्णन किया जाता है शब्द विचार के अंतर्गत। और वाक्य विचार, इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों के द्वारा वाक्य रचना, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि वाक्य विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापद के द्वारा किस तरह से वाक्य बनाया जाता है, वाक्य रचना की जाती है और अनुच्छेद लिखा जाता है, चित्र वर्णन किया जाता है, निबंध आदि लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखने का जितना भी कार्य होता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, इन सभी का प्रयोग जो है वाक्य में किया जाता है। तो इन सब का जो है विस्तार से वर्णन वाक्य विचार के अंतर्गत होता है। अभ्यास कार्य में यहाँ हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न है उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए, इसमें जो है वो कोष्ठक में 2 विकल्प दिया गया है, उसमें से कोई एक विकल्प चुनना है। तो ये पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है अभ्यास कार्य, और उसका हम लोग पहला यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे उत्तर 1, और उत्तर 1 के क में सही विकल्प हम लोग को चुनना है। और सही विकल्प यहाँ पे क्या हो सकता है, भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है।
भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। क्या सिखाता है? व्याकरण, शब्द। तो भाषा का शुद्ध रूप हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है या शब्द सिखाता है? व्याकरण। तो यहाँ पर क का जो है हम लोग उचित विकल्प चुनेंगे, व्याकरण। और अब यहाँ पर ख है, लिखित भाषा का आधार है। लिखित भाषा का आधार क्या है? लिपि या वाक्य। तो लिखित भाषा का आधार लिपि होता है, क्योंकि लिपि में जो है वो ध्वनियों के निर्धारित स्थान होते हैं, ध्वनियों का जो है विशेष चिन्ह होता है, जिसके आधार पर हम लोग लिखने का कार्य करते हैं। तो मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं कि क को हमें ऐसे लिखना है, ख को ऐसे लिखना है, तो उसे ही लिपि कहते हैं। तो लिखित भाषा के लिए लिपि ज़रूरी है, इसलिए ख का विकल्प होगा लिपि। तो ख का विकल्प हम लोग लिपि रखेंगे। और अब यहाँ पर है ग, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा या शब्द। तो हम अपने विचार, हम जो किसी से कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उसे हम किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से। तो भाषा और शब्द, इन दोनों में से हम लोग भाषा को चुनेंगे। विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा। तो ग का विकल्प हो जाएगा सही विकल्प, भाषा। और अब हम लोग घ को देखेंगे। घ में पूछा गया है कि सब भाषाओं की लिपि है। सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है? क्या है? एक या अलग अलग। तो एक या अलग अलग, इसमें सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है वो सही विकल्प है। अलग अलग, संस्कृत में इसके लिए पृथक शब्द का प्रयोग होता है, अलग अलग। और संस्कृत में इसके लिए पृथक पृथक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्कृत भाषा की, इसमें क में बोला गया है, संस्कृत भाषा की लिपि है, खाली जगह है बीच में। अब यहाँ लिपि का नाम लिखना है। दो लिपि का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देवनागरी और गुरुमुखी। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। तो ये सही विकल्प है क का, देवनागरी। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 शुरू करेंगे और उसके क में सही विकल्प आ जाएगा देवनागरी। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ख में क्या पूछा गया है। और ख में खाली जगह है और वहाँ पे लिखा है कि ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो क्या, कौन सी चीज़, कौन सा रूप जो है वो ध्वनियों की सहायता से बोला जाता है? लिखित भाषा का या मौखिक भाषा का? तो बोलना यहाँ पे लिखा हुआ है, बोली जाती है, तो मौखिक भाषा हो जाएगी। मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। तो यहाँ पर मौखिक भाषा ख में आ जाएगा मौखिक भाषा। और अब है यहाँ पे ग, और ग में यहाँ पे खाली जगह है शुरू में, और फिर लिखा है कि में वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। तो इसमें वर्ण विचार या वाक्य विचार, तो किसमें वर्णों के स्वरूप और उसके उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है? वर्ण विचार में या वाक्य विचार में? तो यहाँ वर्णों का पूछा गया है, तो वर्ण विचार हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप और उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। यहाँ पे वर्ण विचार जो है इसका सही विकल्प है। और अब है घ, अपने विचार
अपने विचार मनुष्य, खाली स्थान है यहाँ पर, और लिख कर प्रकट करता है। अपने विचार मनुष्य और लिख कर प्रकट करता है। तो इससे पहले क्या प्रयोग होगा? बोलकर या सुनकर। तो लिख कर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बोल कर होगा। तो अपने विचार मनुष्य बोल कर और लिख कर प्रकट करता है। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बोल कर। तो ये प्रश्न पूरा हो गया। और अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्याकरण क्या सिखाता है। तो व्याकरण क्या सिखाता है? तो व्याकरण ही तो है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। तो यहाँ पर व्याकरण हमें जो है वो भाषा को शुद्ध रूप से, यहाँ पर उत्तर 3, उत्तर 3 है यहाँ पर, ऊपर इसको लिखते हैं। ये सभी लोग अपनी किताब में ही पूरा करेंगे, अपनी पुस्तक में, किसी कॉपी में इसे नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि व्याकरण क्या सिखाता है। तो व्याकरण किसी भाषा को, ये उत्तर है, उत्तर 3, व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। बोलना और लिखना सिखाता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखें कि तीसरे में व्याकरण क्या सिखाता है। तो कि व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। लिपि किन चिन्हों को कहते हैं? अब यहाँ पे लिपि की परिभाषा लिखनी है कि लिपि किन चिन्हों को कहते हैं। तो मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। तो इस तरह से लिपि जो है वो किन चिन्हों को कहते हैं? तो लिपि जो है ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनको लिपि कहते हैं। तो इस तरह से
इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है और मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो किन चिन्हों को? मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। और किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना व्याकरण सिखाता है। तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना व्याकरण सिखाता है। तो ये हो गया पहला पाठ और उसका अभ्यास कार्य। और अब हम लोग दूसरे पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फिर बाद में उसका अभ्यास कार्य किया जाएगा। तो पाठ 2 के अंतर्गत वर्ण विचार है। तो यहाँ पर पाठ 2 वर्ण विचार हम लोग शुरू करते हैं और केवल इसके बारे में आज जाना जाएगा और बाद में इसका अभ्यास कार्य किया जाएगा। वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और इसके बारे में जानेंगे और अयोगवाह और स्वर के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वर्ण विचार, जैसे कि लता कलमेन लिखति, लता कलम से लिखती है, लता कलमेन लिखति, लता कलम से लिखती है। और इसमें जो है वो लता कलमेन लिखति, ये वाक्य है। तो इसमें जो है इस वाक्य के 3 खंड हैं। एक है लता, दूसरा है कलमेन, तीसरा है लिखति। तो ये 3 खंड हैं और इन तीनों खंडों के पुनः 3 खंड हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो ये 1 खंड है, ये 2 खंड है, ये 3 खंड है। अब इसमें इन तीनों के पुनः खंड हो सकते हैं। जैसे लता है, ल में अ स्वर है, त में आ स्वर है, तो लता बन गया। और कलमेन और लिखति, तो ये जो है इन खंडों के पुनः खंड हो गए हैं। किंतु इन खंडों को और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इन खंडों को और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो इसका भी खंड किया जाएगा तो वो जो है वो मूल ध्वनियाँ होंगी, क्योंकि उसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, ल, व आदि। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि मूल ध्वनियों में जो जिसके और खंड नहीं हो सकते वो मूल ध्वनियाँ हैं और इसीलिए उसे मूल ध्वनि कहा जाता है। और इसमें जो है ये इस पाठ में ये बताया गया है कि जो वर्ण हैं, जैसे कि इसका भी जो वर्ण विच्छेद किया जाएगा उसी तरह से वर्ण संयोग भी किया जाता है। तो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग जो है वो इसमें दोनों सिखाया गया है और इस पाठ को पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हम लोग इसका अभ्यास कार्य करते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में और अयोग, वाह, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब के बारे में बताया गया है और वर्णमाला के बारे में बताया गया है। इसके बाद पेज नंबर 12 पर जो है यहाँ पर
अभ्यास कार्य लिखा हुआ है और अभ्यास कार्य में हम लोग पहला करेंगे, अभ्यास कार्य का यहाँ पर हम लोग पहला करेंगे, निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। तो इसमें जो है उत्तर 1 है, स्वर और व्यंजन पृथक करना है। तो यहाँ पे स्वर और यहाँ पर व्यंजन, तो दिए गए शब्दों को इस तालिका में लिखना है। तो इसमें आ जाएगा ई, ओ, ओ, री और ए, ये सारे स्वर हैं। व्यंजन में आ जाएगा क, उसके बाद फिर है च, म और न। तो ये जो है ई, ओ, उ, री, ए, ये स्वर हो गए हैं और क, च, ट, म और न ये व्यंजन है। तो इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हल का निशान लगाया गया है। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसमें कि लिखा है कि सही उच्चारण स्थान पर सही का चिन्ह तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें जो है हम लोग करेंगे 3, उसमें इसको बांट देते हैं। जिस तरह से पुस्तक में लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उत्तर 2, दूसरे का हम लोग करेंगे। और इसमें जो है म लिखा है, ओष्ठ और कंठ। तो एक के नीचे एक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें जो सही है, जो उच्चारण स्थान सही है, जहाँ से इसको बोला जाता है, तो उसका उच्चारण यहाँ पर सही है। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो ओष्ठ है उसको सही का निशान लगाएंगे और इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अब है श, मूर्धा और कंठ। तो मूर्धा पे सही का निशान लगाना है, कंठ पे गलत का निशान लगाना है। प है ओष्ठ और मूर्धा। तो ओष्ठ सही है, मूर्धा गलत है। तो इस तरह से सही और गलत का निशान लगाना है। दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पे दंत सही है, ओष्ठ गलत है। अब है न, दंत और मूर्धा। तो दंत जो है वो सही है, मूर्धा गलत है। इसी तरह से हम लोग आगे का भी करेंगे। छ, छ में जो है वो कंठ और ओष्ठ यहाँ पे लिखा है, लेकिन छ के लिए यहाँ पे तालु शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पे तालु कर देंगे हम लोग, क्योंकि ओष्ठ नहीं होता है, इसका जो है सही स्थान तालु होता है। तो ये गलत है, ये सही है। अब है त, दंत और नासिका। दंत, नासिका। तो यहाँ पे दंत जो है वो सही है, नासिका गलत है। अब त के बाद है च। च में जो है दंत और तालु। किताब में इसका उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, कहाँ से किसका उच्चारण होता है। और इसको बोल के भी देखा जा सकता है कि इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से कर रहे हैं। कंठ और तालु। तो कंठ जो है वो सही है, तालु गलत है। अब है श। यहाँ पर श हम लोग कर रहे हैं, श को ऊपर लिख देते हैं।
यहाँ पर श है तालु और मूर्धा। तालु और मूर्धा। तो श का उच्चारण तालु से होता है। अब है क का है ओष्ठ और कंठ। ओष्ठ और कंठ है, तो कंठ सही है, ये गलत है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पाठ में उच्चारण स्थान दिया हुआ है और इसे बोल के भी महसूस किया जा सकता है कि हम कहाँ से इसका उच्चारण कर रहे हैं। कंठ गले को कहते हैं, तालु जो है वो मुंह के अंदर के ऊपर का हिस्सा होता है और दांत को दंत कहते हैं। तो यहाँ पे दांत के लिए दंत का प्रयोग होता है। और मूर्धा कहते हैं गले और तालु के स्थान के ऊपर का जो पास का हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। और अब है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद हम लोग करेंगे यहाँ पर। उत्तर 3। यहाँ पर पहला प्रश्न, यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ है महात्मा। तो महात्मा का जो है वो वर्ण विच्छेद करना है और महात्मा के लिए जो है यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद करेंगे। महात्मा म में अ मिलाएंगे तो म बनेगा। ह में आ मिलाएंगे तो हा, आधा त, म और आ, महात्मा। तो इस तरह से यहाँ पे महात्मा पद बना। और दूसरा जो है वो यहाँ पर हम लोग करेंगे रवि। रवि का वर्ण विच्छेद करेंगे। र और अ मिलकर रवि, र बनेगा और व में छोटी ई लगाएंगे तो रवि बनेगा। विशाल, विशाल में व, ह्रस्व ई, श, आ, ल और अ, विशाल। और अब है मुख। यहाँ पर मुख दिया हुआ है और मुख का वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ लगाएंगे और ख में अ लगाएंगे तो मुख बनेगा। और अब है यहाँ पे मति। मति का वर्ण विच्छेद करेंगे। इसमें जो है वो म, अ, त और ए, मति। अब है शीतल। शीतल, श में दीर्घ ई, त में अ और ल पूरा है इसलिए ल में अ स्वर मिलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो वर्ण विच्छेद हुआ इन दिए गए शब्दों का। और अब यहाँ पर दिया हुआ है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों का संयोजन कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे संयोजन करना है। उत्तर 4 में क्या करना है, जो वर्ण विच्छेद दिया हुआ है उसका संयोजन करना है। तो ज, न, नी, यहाँ पे जननी पहला बनेगा, जननी। दूसरा है म, अ से म, ह, ए से हे, और श, अ से श, महेश। दूसरा बनेगा महेश। और तीसरा शब्द यहाँ पर बनेगा प, अ से प, र, ई से री, क, श,
क्ष आ परीक्षा। परीक्षा। और द ए दे, व अ व त आ ता देवता। चौथा बनेगा देवता। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये चौथे प्रश्न का वर्ण संयोग किया, तीसरे प्रश्न का हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया, और अब यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, जो पांचवा प्रश्न है वो है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर। तो इसमें जो है क में दिया है का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा स्वर। तो ये हम लोग प्रश्न बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग चौथे प्रश्न तक पूरा किए हैं, और इसके आगे का अभ्यास कार्य जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।